गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने लास्ट में चैप्टर 4 देखा था, बराबर। चैप्टर 4 था, वो क्या था नाम, तो के कथनी और करनी। कथनी और करनी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर डाली थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या आता है, तो कि पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1। तो पुनरावर्तन 1 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। तो चिड़िया है वो सुबह, चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। ओके। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था। तो आप सबको पता है कि सेठ के वहाँ चोरी हुई तो उसका लूटा हुआ जो धन था वो कुत्ते की वजह से वापस मिल गया, इसीलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तीसरा है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सारे पशुओं से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो सेठ ने बंजारे को बोला कि मैं तुम्हें पैसा तो उधार दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी एक चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। सेठ ने क्या बोला बंजारे से कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें एक चीज़ है वो मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। 5वां है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो पृथ्वी पर हरियाली जब बरसात होती है तब छा जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सी लेखन कीजिए। मतलब कि नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको पढ़ना है और बाद में उसको अच्छे राइटिंग में लिखना है। तो चलो हम देखते हैं। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, मतलब कि हमारा देश है भारत देश। उसका जो झंडा है उसमें 3 रंग है। ऊपर केसरिया रंग, सबसे ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया, मतलब कि केसरी रंग। बीच में सफ़ेद रंग, वच्चे कयो रंग छे, सफ़ेद, और नीचे हरा रंग है, मतलब कि नीचे लीला रंगનું છે। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। जहाँ बीच में सफ़ेद रंग होता है वहाँ पे एक चक्र दिया गया है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। जो हमारे राष्ट्रध्वज में वाइट कलर का कलर होता है वहाँ पे एक चक्र दिया होता है और उसी चक्र का नाम है अशोक चक्र। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरी रंग होता है, वो हमें हमारी वीरता मतलब कि बहादुरी और हमारी बलिदान उसका संदेश देती है। जबकि बीच का जो सफ़ेद रंग है वो अशोक चक्र है वो हमें शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो बीच का जो सफ़ेद रंग है वो हमें सिखाता है कि हमें शांति से काम करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब नीचे का हरा रंग है वो विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है, कि धीरे धीरे विकास की ओर प्रगति करना होता है। तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए उसको तिरंगा बोलते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग, नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे में एक चक्र होता है, उस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है, जबकि बीच का रंग और अशोक चक्र है वो हमें शांति और उन्नति की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और नीचे का जो हरा रंग है वो विकासशील देश है ऐसा सूचक करता है। तीसरा पॉइंट है, टीवी देखने से लाभ या हानि, उस विषय पर चर्चा कीजिए। तो आप सबको पता है कि टीवी मतलब कि टेलीविज़न। अब टेलीविज़न देखने से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि टीवी है, टीवी के द्वारा
हमें हमारे गांव के आजू बाजू वाले शहर या गांव की या तो पूरे देश की माहिती मिलती है। तो टीवी से हमको ज्ञान मिलता है, मतलब कि कुछ जानने को मिलता है। टीवी में हमको कथा, फिल्म, मनोरंजन, गीत, मूवी ये सब देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए लाभ है। हम डेली समाचार दे सकते कि कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से देश में क्या हुआ है, वो सारा संदेशा हमको टेलीविज़न के मार्फत से मिलता है। तो टेलीविज़न इस तरह से देखे तो एक तरफ लाभ है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़्यादा टेलीविज़न देखने से हमारी आंखें भी खराब हो सकती है, हमें चश्मा भी आ सकता है। तो ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी देखने से एक और भी है कि उसमें अच्छे कार्यक्रम आते तो उसके साथ साथ बुरे कार्यक्रम भी आते हैं। तो अच्छे कार्यक्रम देखने से हमारा मन शुद्ध होता है, हमें नया विचार मिलते हैं और अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। जबकि उसमें बुरे जो कार्यक्रम है उससे हमको हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे विचार हो जाते हैं, हमारा जीवन है वो भी गलत दिशा की तरफ जाने लगता है। तो ये सब हानि होने लगती है। तो टीवी देखने में लाभ भी है और हानि भी, इसीलिए हमको टीवी का उपयोग, मतलब कि टेलीविज़न का उपयोग योग्य प्रमाण में करना चाहिए, ना तो ज़्यादा, नहीं तो बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं, मापसर में करना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये आप अपने आप कर सकते हो कि सबसे पहले अ, आ, ई, बराबर, तो अपूर्व, बाद में और कुछ नहीं है तो बाद में आएगा कार्य के बाद आएगा ख से कोई नहीं है, ग से भी वैसे कोई शब्द नहीं है तो आएगा ज्ञान, क्योंकि ग से और ग और न से मिलकर बनता है। तो बाद में आएगा ज्ञान, बाद में आएगा चिंता, बाद में आएगा तो थ से कोई नहीं है, द से भी एक भी नहीं है, ध से नहीं है, न से है नहीं है, ध न, प से प्रसाद और पर्यटन, दोनों में से पहले कौन सा आएगा? तो कि पहले आएगा पर्यटन, बाद में आएगा प्रसाद। प, फिर फ, फिर ब, भ, म, य, र से कोई नहीं है, र से, ल से, ल, व, श, व से विद्यार्थी आएगा बाद में, उसके बाद आएगा हल्दी से और बाद में आएगा लास्ट में, हल्दी लास्ट में आएगी। ओके, क्लियर। अब है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। अब उसमें सब च से है तो सबसे पहला च आएगा, तो सबसे पहला आएगा चंद्रिका, बाद में आएगा चम्मच, बाद में आएगा चारण, फिर चिराग और फिर चौकोर। अब हम देखते हैं लेसन 5, हिंद देश के निवासी। हिंद मतलब हमारे देश का नाम है, हिंद देश मतलब कि भारत का देश। उसके निवासी मतलब रहने वाले, जो हमारे भारत देश में रहते हैं उसके बारे में बात की गई है। हिंद देश के निवासी मतलब यहाँ रहने वाले। तो हम आगे देखते हैं, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अब हमारे देश की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हमारे देश की विशेषता यही है कि विविधता में एकता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हिल मिल कर रहते हैं, इसीलिए हमारा देश है वो एकता दर्शाता है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है, मतलब कि साथ ही हमारा देश है वो विकास करता जा रहा है, शक्ति ढिंढोरता जा रहा है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा परिचायक है, मतलब कि परिणामक है। माननीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। अब मानवीय का एक का नेचर सेम नहीं होता, सबका 2 सगे भाई होते हैं, जुड़वा भाई, उसका भी दोनों का नेचर है वो अलग अलग होता है। फिर भी इतनी सारी विविधता होने पर भी वो एक साथ जुड़े रहते हैं।
विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है कि हमारे भारत देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न बुद्धि के लोग रहते, फिर भी सब में क्या है तो कि एकता है। इसी भारत की भव्यता को दिखाने के लिए ये काव्य यहाँ रखा गया है। तो काव्य पढ़ते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, मतलब कि भारत देश में रहता બધા લોકો એક છે। રૂપ રંગ વેશ ભાષા ચાહે અનેક છે। આપણા ભારત દેશમાં જેટલા માણસો રહે છે બધા કેવા છે? એક છે। પછી ભલે એના રંગ રૂપ, રંગ એટલે કે એનો કલર અલગ હોય, એનું રૂપ અલગ હોય, એનો વેશ અલગ હોય, એની ભાષા એ બોલે છે એ પણ અલગ હોય। ભાષા ચાહે અનેક હે, મતલબ રંગ રૂપ વેશ ભાષા આ બધું અલગ છે છતાં પણ આપણે એક થઈને રહીએ છીએ। આવો કયો દેશ છે તો કે હિન્દ દેશ છે। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। अब फूल के द्वारा हमको दिखाया है कि अलग अलग फूल है, जैसे कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये प्यारे प्यारे फूल सब अलग अलग फूल है, लेकिन फिर भी जब एक हार बनता है तो उसमें ये सारे फूल की माला बनती है। सारे फूल मिलाकर ही एक माला बन सकती है। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। और कोयल છે એનો અવાજ પણ અલગ છે। पपी है तो उसका भी जो आवाज़ है टेर टेर वो भी सबसे अलग है। और बुलबुल होते वो भी अपने राग में गा रही होगी, मतलब अपने गीत गा रही होगी अपने आवाज़ में। लेकिन कोयल पपी है और बुलबुल द्वारा हमको सिखाया है कि ये अलग अलग ज़रूर है लेकिन उसका राग है, मतलब वो पक्षी की जात है, तो ये उसकी एक नाती हुई। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। હવે ગંગા નદી છે, યમુના છે, બ્રહ્મપુત્રા છે, કૃષ્ણા છે, કાવેરી નદી છે, આ બધી ભેગી મળીને છેલ્લે ક્યાં મળે છે? સાગરમાં। સાગરમાં એની સાથે મિક્સ થઈ જાય છે। ગંગા નદી આટલી મોટી છે, યમુના નદી છે એનું પાણી થોડું કાળા જેવું હોય છે, બ્રહ્મપુત્રા કૃષ્ણા કાવેરી બધી નદી અલગ અલગ છે, પણ બધી નદી સાગરમાં જઈને એક સાથે ભળી જાય છે। ધર્મ હે અનેક જિનકા સાર વહી હે, ભલે આપણા દેશમાં ધર્મ અલગ અલગ પાળતા લોકો રહે છે પણ હરેક ધર્મનું જે ધર્મ પુસ્તક છે એનું જે કહેવાનું છે એનો સાર છે એ બધો એક જ છે। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है, બધાના ભગવાન બધાની જે ઉપર ભગવાનને પહોંચવાની સીડી છે એ અલગ અલગ છે, પણ ભગવાન પાસે પહોંચી ગયા પછી તો એનો રાહ એની મંજિલ એક જ છે કે ભગવાન મને મળવા જોઈએ। હવે હિન્દુ છે તો એ ભગવાનને ગોતશે, ઇસ્લામ હશે તો એના મહેમદ પૈગંબર જેવા એના જે મહાન છે એને શોધશે, બરાબર। તો આ રીતના પોતપોતાની મંજિલ છે એ પોતપોતે નક્કી કરશે, પણ એની મંજિલ કેવી છે? એક જ। એના માટે જવા માટે અલગ અલગ રસ્તા છે પણ છેવટે બધા જ્ઞાતિના લોકો પહોંચે છે એક જ જગ્યાએ। તો હવે આપણે જોઈએ એના શબ્દાર્થ। કુક मतलब कोयल की आवाज़, पपीहा मतलब एक पक्षी का नाम है, टेर मतलब पपीरे जैसे बोलते हैं उसका आवाज़ है टेर टेर टेर, तराना मतलब गीत, पंथ मतलब रास्ता, निराला मतलब अनूठा, मंजिल मतलब ध्येय, बराबर। तो यहाँ हमारा शब्दार्थ भी कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं अभ्यास। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी उसकी ज्ञाति धर्म अलग है लेकिन वो मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा है सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ कब एक होती है? तो सभी नदियाँ समुद्र में जाकर एक होती है। सभी नदियाँ समुद्र में जाकर एक होती है। तीसरा है सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है।
सभी धर्मों का सार एक ही है। अब है शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो के निवासी देश हम के भारत है, तो हम हिंद देश के निवासी है। हम हिंद देश के हम भारत देश के निवासी है। हम भारत देश के निवासी है। दूसरा है मधुर कोयल आवाज़ होती की है, तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है फूलों हंसते की चाहिए तरह रहना, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब है गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे कि सोहन पढ़ रहा है, रिनल पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। फिर है हरेश खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, सोहन पढ़ रहा है, रिनल खेल रही है। तो अनेक वाक्य हम बना सकते हैं। तीसरा है काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के सभी जन एक है, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। मतलब कि हमारे देश में बहुत ज्ञाति के लोग रहते हैं, उसके चाहे रंग हो, रूप हो, वेश हो, उसकी बोली हो, भाषा हो, वो चाहे भले अनेक हो, लेकिन वो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे एक ही देश में सब मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए कहा है कि हिंद देश के निवासी जितने भी लोग हैं वो एक ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। औरत और लड़की के स्थान पर कमर्ष आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो एक मोटा आदमी था। एक मोटा आदमी था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी तो पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़का, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, हिंद देशवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंद देशवासियों में रंग, रूप, वेश और भाषा की विविधताएं है। हिंदवासियों में रंग, रूप, वेश और भाषाओं की विविधताएं है। माला में कौन कौन से फूल होते हैं? तो माला में बेला, चमेली, गुलाब आदि फूल एक होते हैं। तीसरा है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उल्लेख किया गया है। चौथा, नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? तो नदियों से हमें सीख मिलती है कि पहले वो भले अलग अलग स्थान से आती हो, लेकिन जब लास्ट में छेले उसको सागर में ही मिल जाना होता है। कोष्ठक में जो शब्द दिए, शब्द समानार्थी नहीं है, उन पर घेरा कीजिए। समानार्थी शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंथ, राह, रास्ता ये सब एक हुआ, लेकिन पेड़ एक नहीं है। कुसुम, पुष्प और फूल एक हुए, कांटा अलग है। आम, अनूठा, निराला, अनोखा, तो निराला है वो अलग है। जन, मनुष्य, मानव, स्त्री, तो स्त्री अलग है। बराबर। तो अब भाषा सज्जता देखते हैं। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? अरे मीना, तू आज चुपचाप क्यों बैठी છો? મંદિર નથી આવું? મીના, નહીં, मेरा मन नहीं लगता. ના, મારે આજે નથી જવું, આજ મારું મૂડ નથી. प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? हाँ, हमारा तो बहुत रमे छे ने. मीना, मैं बनना चाहती हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया. મને ક્રિકેટર બનવું છે, પણ મને રમતા આવડતું નથી. પ્રિયંકા, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, काले हूँ रमी रही હતી. तब गेंद ने सीमा मौसी के घर पर खिड़की का कांच तोड़ दिया. જ્યારે રમતી હતી ત્યારે મારાથી જે सीमा मौसी છે બાજુમાં એનો કાચ તૂટી ગયો. उन्होंने माँ से शिकायत कर दी, એને મમ્મીને કહી દીધું. प्रियंका, ओ अब समझी तेरी उदासी का राज. हाँ, મને ખબર પડી કે તું કેમ ઉદાસ છે.
खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। આપણે જ્યારે રમતા હોય ત્યારે આપણે બીજાનું પણ જોવું જોઈએ। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। अब मैं ध्यान रखूंगी। તમારી વાત બરોબર છે, હવેથી હું ध्यान राखीश। अब आप बताइए, उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छाटकर लिखिए। तो तुम, तू, मैं, आप, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया है, वहीं आपको लिखना है। प्रियंका के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया है? मीना के लिए और सीमा मौसी के लिए। ओके, अभी नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह से स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वाक्य पढ़िए। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति को सूचित करने जिस सर्वनाम का उपयोग होता है उसको अलग छाटकर लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो मुझे है वो सर्वनाम वाचक है। हम मैच जीत गए, तो हम। तुम अच्छे क्षेत्र के रक्षक हो, तो तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी। वह कैप्टन है, तो वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने। तो ये सब हुए क्या हुआ? ये सब सर्वनाम। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द को छाटकर लिखिए जो खुद के लिए हुआ है। तो अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं है वो अपने लिए हम यूज़ करते हैं, खुद के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप ये भी अपने लिए यूज़ किया हुआ गया है। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको होमवर्क में है चैप्टर 6 आपको पढ़ना है। क्या करना है? चैप्टर 6 पढ़ना है। और अभी हमारा लेक्चर है वो 23 मिनट का है। तो अभी आपको सिर्फ अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है 3, ये 3 है प्रश्न क्वेश्चन आंसर। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने। पहला है हमारे देश की विशेषता क्या है, दूसरा है सभी नदियों कब एक होती है, और तीसरा है सभी धर्मों का सार क्या है। ये 3 क्वेश्चन लिखकर उसके आंसर लिखने हैं। और दूसरा होमवर्क है जो स्वाध्याय में 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं, दूसरा है माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तीसरा है इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया है, और चौथा है नदियों से हमें क्या संदेशा मिला है। तो आपको 3 अभ्यास के और 4 स्वाध्याय के टोटल मिलके 7 क्वेश्चन आंसर आपको अभी लिखने हैं जब लेक्चर ख़त्म हुए तब। और शाम को 5 बजे आपको 5 बजे से पहले आपको होमवर्क में उसको भेज देना है। सिर्फ 7 क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं। तो आप अच्छे राइटिंग में अभी लिखने बैठेंगे। ओके, क्लियर। और दूसरा होमवर्क है कि चैप्टर नंबर जो 5 है 6 है डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूँगी। तो उससे पहले आपको एक बार पढ़ लेना है। उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पे अंडरलाइन कर लो। जब लेक्चर ख़त्म हुए तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया कि नहीं वो आपको देखना है। और नहीं हुआ तो आप बाद में आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ओके, तो आपको यही होमवर्क करना है। अभी 7 क्वेश्चन आंसर अभी लिख कर अभी भेजना है। और या तो फिर आप 1 बजे के 12 बजे जब लेक्चर ख़त्म होते हैं उसके बाद भेज देना। 5 बजे से पहले मुझे मिल जाने चाहिए, ताकि यही आपका होमवर्क है। आपको रीड भी साथ साथ में हो जाए। बाद में हमारा जब दूसरी बार रिवीजन ख़त्म होगा तो बाद में मैं आपको वैसे ही टेस्ट लूँगी। ओके, थैंक यू।